हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ राज और वेलकम करता हूँ आप सभी को मैं अपनी इस यूट्यूब चैनल विजन गवर्नमेंट एग्जाम पर। तो स्टूडेंट्स, यदि आप भी इस चैनल पर एक न्यू लर्नर्स है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो इसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इजीली इस वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब यहाँ जान रहे हैं कि अभी हमारा फिलहाल एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट को एक बेसिक टू एडवांस में कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा अभी हिस्ट्री चल रहा है और हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री। और आज से हम लोग क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। और कल हम लोगों ने क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री को समाप्त कर दिया, उसमें भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को ही पढ़ रहे थे और इसमें भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ही कवर करेंगे। तो आप लोग शायद आप लोग का यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि उसमें भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री ही पढ़े और इसमें भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि जो हम लोग क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री पढ़े वो एक बेसिक था और इसमें हम लोग उसका थोड़ा एडवांस इसमें पढ़ेंगे। और इसको समाप्त होने के बाद में हम लोग इन दोनों का एडवांस, हम लोग जो उपिंदर सिंह का बुक आता है, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस बुक को प्रेफर करते हैं। तो इसको समाप्त होने के बाद में हम लोग उस बुक को स्टार्ट करेंगे और उसमें भी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को ही कवर करेंगे, ताकि हमारा एक बेसिक टू एडवांस में सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो सके। और ऐसे ही हम लोग बाकी सब्जेक्ट को भी तैयारी करेंगे। और इसके समाप्त होने के बाद में, उपेंद्र सिंह के बुक को समाप्त होने के बाद में, हम लोग मिडाइवल को शुरू करेंगे और मिडाइवल को ऐसे ही बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे। देन उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को ऐसे ही एक बेसिक टू एडवांस में कवर करेंगे और तब जाकर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले यदि आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किया है, जिसमें क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री को कवर किया गया था, तो यदि आप उस क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए आप हमारे विजन गवर्नमेंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ आपको एक प्ले लिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो सिस्टमिकली ढंग से एक जगह पर ही मिल जाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हैं एक क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री है, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री का कवर किया गया है और ये चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है ईंटे, मन के तथा अस्थिया। ईंटे, मन के तथा अस्थिया। अच्छा, यहाँ आप लोग को सबसे पहले, और इसमें हम लोग बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है ईंटे, मन के तथा अस्थिया और इसमें हम लोग बेसिकली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ ईंटे का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, जो ईंट होता है उसको ही बोलते हैं ईंटे। मन के आप लोग शायद बहुत कम लोग समझते होंगे। मनके का मतलब होता है बेसिकली हम लोग जो माला पहनते हैं उसी को ही मनके बोला जाता है। देन अस्थिया तो आप लोग समझते ही होंगे, हड्डी को बोला जाता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं हड़पाई मुहर है। अच्छा, इस हड़पाई मुहर में आप लोग देख रहे होंगे इस एक जानवर का चित्र उत्कीर्ण किया गया है और यहाँ पर एक खास लिपि का प्रयोग किया गया है, जिस लिपि को आज तक ले नहीं पढ़ा गया है। तो यही दे रहा है ये हड़पाई मुहर। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है, जो सिलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है और इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि का चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
तो यही दे रहा है कि जो ये हड़प्पाई मुहर आप लोग देख रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के एक विशेष पूरा वस्तु है जो एक सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया गया है। इसको बनाने के लिए एक सेल खड़ी नामक पत्थर का प्रयोग किया गया है और उसके बाद में इस पर एक जानवर का चित्र उत्कीर्ण किया गया है और इस पर एक खास लिपि का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं लिपि आप लोग, और जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, तो यही दे रहा है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में हमें उनके पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो हमें उन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो हमें उन लोगों की जानकारी में हमें इस प्रकार मिलती है कि उन लोगों के द्वारा जो पीछे छोड़े गए जो भी पूरा वस्तुएं हैं, जैसे आवास हो गया, मृत भांड हो गया, आभूषण, औजार तथा उनके मुहरों, इन सब से हमें उनके बारे में पता चलता है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कभी कभी कैसे बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे है और हो सकता है कि हमेशा ही रहे। तो वही दे रहा है कि जब भी कहीं पर उत्खनन किया जाता है और वहाँ कोई पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि होता है, तो हमें कभी उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, तो उस इंफॉर्मेशन में भी हम लोग काफ़ी कंफ्यूज में रहते हैं। परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। कुछ यहाँ पर परिभाषिक शब्द दिया गया है, उसको थोड़ा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है अब हम लोग यहाँ देखते हैं। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं को ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के बने होते हैं, विशेष शैली के होते हैं। पुरातात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशेष पूरा वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान यानी बलूचिस्तान आज के आधुनिक पाकिस्तान ही है, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। तो यही दे रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है और इसे क्यों कहा जाता है, तो यही दिया गया है कि पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशेष शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ या एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से तो यही दिया गया है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है 2600 और 1900
ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी जिस क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जिस हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में दे रहा है कि इस क्षेत्र में इसके पूर्व और इसके बाद भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि आरंभिक हड़प्पा के बारे में पढ़ा और परवर्ती हड़प्पा के बारे में पढ़ा। तो आरंभिक हड़प्पा क्या है और परवर्ती हड़प्पा क्या है, जो संस्कृति, इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। आरंभ देख रहे हैं आप लोग, सब टाइटल आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपने विशेष मृदबान शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कृषि कुछ शिल्पकार के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इन्हें बड़े आकारों की संरचनाएं लगभग 9 के बराबर होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर जलाए जाने के संकेत तथा कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने के ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। निर्वाह के तरीके तो देखेंगे हम लोग इसमें कि जीवन निर्वाह के क्या तरीके थे हड़प्पा सभ्यता में। आपने मानचित्रों में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवर, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने तथा बीज के खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतें के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं और इनका अध्ययन पूरा वस्तु विज्ञान करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। तो यहाँ पे यही दे रहा है कि निर्वाह के तरीके में यही दे रहा है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थान पर पनपी जहां पर पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां थी और इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें जीवन निर्वाह के तरीके शामिल है वे समान थे। यानी जो
जो पहले जो हड़प्पा सभ्यता था, यानी जो इसके जैसे अभी जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, एक विकसित हड़प्पा सभ्यता हो गया और एक हो गया पहले वाला हड़प्पा सभ्यता जो उतना विकसित नहीं था। तो उसी के बारे में दे रहा है कि जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले वो हड़प्पा सभ्यता थी, यानी और दोनों में कुछ चीजें समान थी, जैसे जीवन निर्वाह के तरीके हो गया, तो ये दोनों समान था। अभी हम लोग मानचित्र में देखेंगे, ये आप लोग देख रहे हैं, ये विकसित हड़प्पा सभ्यता है। तो ये आपको इसमें का कुछ लोकेशन को आपको देखना है कि ये कहाँ कहाँ जगह पर है। तो देख रहे हैं इस एरिया में, इस एरिया में हड़प्पा सभ्यता नहीं पनपा है। अच्छा, इस एरिया में भी आप लोग देख रहे हैं उतना नहीं है, लेकिन बाकी ये एरिया हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एरिया में फैला हुआ है। और तो ये विकसित हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा पूरा स्थल हो गया, विकसित हड़प्पा पूरा स्थल हो गया। और ये ऐसा ही प्रारंभिक जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा पूरा स्थल है, वो वहाँ पर विकसित हुआ है। ये देख रहे हैं, यह है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। देख रहे हैं आप लोग, ये है आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, यानी जहाँ ये जिस जगह पर फैला हुआ है सेम वैसा ही यहाँ पर विकसित हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा स्थल फैला हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं, जहाँ पर मतलब ये है वहां पर वो भी है, ये देख रहे हैं। और दोनों में कुछ चीजें समान थी, जैसे जीवन निर्वाह के तरीके दोनों में आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में समान था, और इसमें भी विकसित हड़प्पा सभ्यता में भी समान है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। जो हड़प्पा स्थल से मिले अनाज के दाने में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चने तथा तिल शामिल है। तो ये आपको याद रखना है कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है। बजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे, चावल के दाने पर अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों के हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। तो इसको भी आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर मतलब कृषि में आप लोग को देख लिए, कृषि के कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा बजरा, और चावल के थोड़ा कम ही मतलब अपेक्षाकृत कम मिला है। और जानवर में हम लोग को क्या मिला है, तो जानवर के हड्डी में हम लोग को भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर की हड्डियां शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञान अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिलता है ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों वैसे 12 जिसको सुअर बोला जाता है, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी शामिल है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी शामिल है। तो मछली तथा पक्षी के हड्डियां शामिल है। अब कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जय इसमें मतलब कौन कौन से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। टेक्नोलॉजी को तो नहीं प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ परिवर्तन हुआ पहले से। तो कृषि प्रौद्योगिकी
हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कृषि के कुछ संकेत मिले थे, जिसमें गेहूं थे, चना थे और इत्यादि थे। तो हालांकि अनाज के दाने से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों के छिड़काव किया जाता था? मूरों पर किए गए रेखांकन तथा मृतियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चलिस्तान के कई स्थलों और बनवाली यानी हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विदों को कालीबंगन यानी राजस्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे के समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाता है कि यह एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। तो यही दे रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में तो ऐसे कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि के विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृतियां यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातात्विद यह मानते हैं कि खेत के जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो हम लोग यही ना मान सकते हैं, मान के चलिए अतीत के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं? उनके द्वारा कुछ छोड़ी गई वस्तुओं से ही हम लोग पता लगाते हैं कि वो लोग शायद इनका उपयोग करते होंगे। तो हम लोग वृषभ को देखा, तो वृषभ से हम लोग को पता चला कि शायद वो लोग खेत जोतते होंगे। और यहाँ तक कि कालीबंगन में हम लोग को, कालीबंगन जो आधुनिक राजस्थान को बोला जाता है, तो वहाँ हम लोग को जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले। तो इस आधार पर हम कहते हैं, हम लोग मानते हैं कि वहां पर लोग हल का प्रयोग करने लगे थे। और ये भी हम लोग माने कि जहां हल रेखा एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, और यहाँ एक साथ दो फसलों को उगाई जाती थी। पुरातात्विद ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथे में बिठाए गए पत्थरों की फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर धातु के औजार का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। जो अधिकांश हड़प्पा स्थल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, जहां पर संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोतुघाई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान में सोतुघाई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है, सोतुघाई नामक हड़प्पा स्थल जहां पर नहर के अवशेष मिला है, यानी सोतुघाई से नहर का अवशेष मिला है। और कहाँ पे? तो अफगानिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है। परंतु पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं है। तो पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा यानी गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। तो आपका यहाँ पर अब याद रखना है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? तो आधुनिक गुजरात। तो धौलावीरा में भी जलाशयों को संकेत मिला है। तो ये आपको याद रखना है।
होगा। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? अच्छा, पूरा वस्तुओं पूरा वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में आप लोग समझते हैं? पूरा वस्तु उस स्थान, उस उस चीज को कहते हैं जहां पे पुरातात्विक खुदाई करते हैं, वहां से यदि कुछ वस्तु निकलते हैं तो उसे ही पूरा वस्तु कहते हैं। और पुरातात्विक किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक, पूरा वस्तुओं को अध्ययन करने वाले को ही पुरातात्विक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और पूरा स्थल किसे कहते हैं? ये तो हो गया पूरा वस्तु। पूरा स्थल क्या हो गया? यानी पूरा स्थल उस स्थल को कहा जाता है जहां पर पूरा वस्तु मिलता है, यानी जहां से कुछ खुदाई करने पर जहां से कुछ वस्तु हमें प्राप्त होती है। मान के चलिए हमें मिट्टी के बर्तन मिल गया या कुछ और मिल गया, तो उस स्थल को पूरा स्थल कहते हैं। यानी जहां हमें कुछ मिलता है उसे पूरा स्थल कहते हैं। और और जो चीज मिलता है उसे हम लोग पूरा वस्तु कहते हैं। और पूरा वस्तु का अध्ययन करने वाले को पुरातात्विक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो यही दे रहा है कि पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, यानी जब हम लोग खुदाई करते हैं तो जो भी हमें मिलते हैं तो उसका अध्ययन कैसे किया जाता है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है अवतल चक्किया। जो ये अवतल चक्किया है बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज के पीसने के लिए प्रयुक्त थे। साधारणतः ये चक्किया स्थूलतः यानी कठोर कंकीरे या अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थे, यानी बनाए जाते थे। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिले हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल है, यानी जो ये अवतल चक्किया है इसका तल उत्तल होता था। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा जिसे इन्हें हिलने के से रोका जा सके, क्योंकि तल इसका उत्तल होता था। और इस तरह यदि जमीन में अगर जमा कर उसको यदि नहीं रखा जाता तो वो उसका हिलने का डर रहता, जिसे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार के चक्किए मिले हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा अथवा आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। सालन पत्थर किसे कहते हैं? जिससे थोड़ी मोड़ी काम करना पड़ता था, जैसे कि जड़ी बूटी को पीसना हो गया तो उसके लिए सालन पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। ये देख रहे हैं, ये है अवतल चक्की।
जिसका सतह उत्तल है थोड़ा, देख रहे हैं। यदि इसको जमीन पर नहीं भीतर हिला कर रखा जाए तो इसका हिलने का चांस रहेगा, और इस पर एक छोटा सा देख रहे हैं इसको पत्थर, तो यही है अवतल चक्की। ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ मिला है, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है कि कौन चीज कहाँ पे मिला है। मोहनजोदाड़ो, और इसमें हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र कैसे है। मोहनजोदाड़ो जो है, जो एक नियोजित शहरी केंद्र है, और इसमें देखेंगे कि इसके नियोजित शहरी केंद्र के क्या विशेषता है, आखिर इसमें कौन ऐसा विशेषता है जिसके कारण हम लोग इसको एक नियोजित शहरी केंद्र कहते हैं। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। जो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसका सबसे अनूठा पहलू ही यानी शहरी केंद्रों का विकास ही हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पहलू था, अनूठा पहलू था। क्योंकि यहाँ पर शहरों को काफी सुसंगठित ढंग से बनाया गया था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। सूक्ष्मता का मतलब हो गया कि इसको और मतलब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा स्थल था। जो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा कौन स्थल था, तो वो हड़प्पा स्थल था। बाद में मोहनजोदाड़ो को खोजा गया। अब देखिए, अब जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी मतलब जो शहरों की विशेषता क्या है, तो यही दे रहा है कि जो बस्तियां है वो दो भागों में विभाजित था। जो बस्ती वहां पर था वो दो भागों में विभाजित था। एक था छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और जबकि दूसरा कहीं अधिक बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था। तो एक था छोटा जिसको ऊंचाई पर बनाया गया था, और एक था बड़ा जिसको निचले हिस्से में बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इन्हें दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। यानी जो छोटा था और ऊंचाई पर बनाया गया था उसको दुर्ग कहा गया, और जो बड़ा था उसको नीचे बनाया गया था उसे निचला शहर का नाम दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर बस्तियाँ दो तरह के बनाया गया था। एक था जो आकार में छोटा था, उसको ऊंचाई पर बनाया गया था और उसको दुर्ग कहा गया, और दूसरा था जो आकार में तो बड़ा था लेकिन उसे निचले हिस्सा में बनाया गया था और उसे निचला शहर कहा गया। जो दुर्ग है, दुर्ग की ऊंचाई का कारण दुर्ग का ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो जो दुर्ग है उसके चारों ओर से दीवार से घेरा गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनें को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। जो भवन था उसको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने में, यानी नीचे खाली चबूतरे को बनाने यानी आधार को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों की, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखिए। यहाँ एक बार चबूतरे के यथास्थान बनाने के बाद
शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित होता था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया था। तो पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था कि किस प्रकार बनाना है और देन उसके बाद में इसका कार्यान्वयन किया जाता था। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो एक निश्चित अनुपात की होती थी। यानी जो ईंटें बनाई जाती थी वो एक निश्चित अनुपात का होता था। ये नहीं कि कोई किसी का आकार लंबा हो गया तो किसी का छोटा हो गया, वो एक निश्चित आकार में बनाई गई थी। जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ये आपको याद रखना है। जो ईंटे की लंबाई थी और चौड़ाई थी ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण, तो हम लोग देखेंगे कि नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। तो नालों का निर्माण भी काफी सुसज्जित ढंग से किया गया था। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली था। तो जल जो निकासी प्रणाली था ये काफी सुसंगठित ढंग से बनाया गया था। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों के लगभग एक ग्रिड पत्ती में बनाया गया था। जो सड़क और गलियां हैं उसको दोनों को एक ग्रिड पत्ती पर बनाया गया था और एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। यानी जो नली और नली और गली होती थी एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नलियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घर के गंदे पानी को गलियों की नलियों में जोड़ना था तो प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार गली से साटा होना आवश्यक होता था। देखिए नाला का कुछ जो नाला का निर्माण हुआ था एक कुछ इस प्रकार हुआ था। सबसे पहले तो एक अपने जो वहाँ पे घर बनाया गया था उससे पहले एक छोटा सा नाला निकलता था और उसको जाकर जो घर का नली थी वो सड़क के नलियों से मिल जाती थी। देन उसके बाद में जो सड़क के नलियाँ मिलती थी वो जाके बड़े नलों में मिल जाते थे। तो इस तरह से होता था। अब यहाँ दूर के बारे में थोड़ा दिया गया है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर नियोजन में विविधताएं भी है। धौलीवीरा तथा लोथल जो धौलीवीरा और लोथल दे रहा है आधुनिक गुजरात को ही बोला जाता था। जैसे स्थलों पर पूरा बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्सों में दीवारें से घर घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरे तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाए गए थे। अब गृह स्थापत्य, अब देखेंगे कि घरों का यानी भवन का निर्माण किस प्रकार किया गया था। अभी तो हम लोग देखे थे
नाले और गली का निर्माण किस प्रकार किया गया था, तो ये हम लोग देखें। अब यहाँ हम लोग यहाँ देखेंगे कि भवन का निर्माण किस प्रकार किया गया था। मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थी जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने या कटाई करने जैसे गतिविधियों का केंद्र था। तो यही दे रहा है कि जो मोहनजोदाड़ो है ये संभवतः आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है और इनमें से एक आंगन पर केंद्रित है, यानी बीच में आंगन होता था और उसके आड़ी आड़ी कमरे बनाए गए थे और आंगन का प्रयोग खाना पकाने या कटाई जैसे कामों करने के लिए किया जाता था। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों के द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने हैं, यानी जब वो जगह काफी फैले होता था जो आंगन, उसमें लोग एकत्र भी होते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। जो भूमि तल से जो दीवार ऊपर में आती थी उसमें खिड़कियां नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। जो मुख्य द्वार होता था, जो सबसे मेन द्वार नहीं होता है, वहां से आपको मतलब अंदर की तरफ आप नहीं देख सकते थे। तो कुछ इस प्रकार का भवनों का निर्माण किया गया था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, यानी सभी घर में ईंटों से बना एक स्नानागार होता था जिसकी नलिया दीवार के माध्यम से सड़कों की नलिया से जुड़ी हुई थी। तो अभी हमने आपको पीछे बतलाया कि जो घर की नली थी वो जाकर उससे थोड़ा बड़ी नलियों में मिल जाती थी, देन उसके बाद में वो नली जाकर उससे बड़े नलियों में मिल जाती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे। अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। जो विद्वान हैं उन लोगों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। तो ये देख रहे हैं, ये निचला शहर है। मोहनजोदाड़ो का ये निचला शहर है जो आवासीय भवन का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है और इसका विशेषता यह है कि बीच में इसका आंगन होता है और इसके चारों ओर घर बना होता है। तो यदि आपको बोला जाए कि हमने अभी पढ़ा कि वहाँ पर जो भवन निर्माण होता था वो 2 तरह से होता था। एक था मतलब एक आकार में छोटा था और उसको ऊंचाई पर बनाया जाता था, और एक था आकार में बड़ा और उसको निचले हिस्सा में बनाया जाता था। तो जो आकार में छोटा था और ऊंचाई पर बनाया जाता था उसको दुर्ग बोला जाता था, और जो आकार में बड़ा था और उसे निचले हिस्से में बनाया जाता था तो उसको निचला शहर बोला जाता था। तो यही दे रहा है निचला शहर, ये निचले शहर के बारे में दे रहा है, यानी ये आकार में बड़ा है, ये आकार में बड़ा है लेकिन ये निचले हिस्से में बनाए जाने के कारण इसको निचला शहर बोला जाता है। तो इसका विशेषता क्या हो गया, आपसे पूछ लिया जाए कि निचले हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो के निचले शहर की विशेषता को बतलाया, तो आप यहाँ क्या बतलाएंगे? तो इसका विशेषता यह हो गया कि सबसे पहले तो इसका आकार बड़ा होता है, और
नीचे बने हो निचले निचले हिस्से में बने होने के कारण इसको निचला शहर कहा जाता है। और इसका विशेषता और यह हो गया कि इसमें बीच में आंगन होता है और इसके चारों तरफ से घर बना होता है। उसके बाद में इसका विशेषता यह हो गया कि आप इसके मेन द्वार से आपके अंदर के पूरे घर को आप नहीं देख सकते हैं, तो इसका विशेषता यह भी हो गया। देन इसका विशेषता एक और हो गया कि निचले शहर का विशेषता हो गया कि सभी घरों में स्नान घर की व्यवस्था थी। तो ये हो गया विशेषता। तो आपको ये याद रखनी है कि निचले शहर की क्या विशेषता थी। अब हम लोग दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो देखने जिसका आकार तो छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बने होने के कारण इसको दुर्ग बोला जाता है। तो ये है दुर्ग, ये दुर्ग का चित्र है। तो दुर्ग और निचला शहर में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। दुर्ग उसे कहते हैं जो आकार में छोटा होता है लेकिन ऊंचाई पर बने होने के कारण इसको दुर्ग बोला जाता है। और निचला शहर उसे कहते हैं जो आकार में तो बड़े होते हैं लेकिन निचले हिस्से में बने के कारण उसे निचला शहर कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। तो अब हम लोग दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग निचला शहर के बारे में पढ़ा, अब हम लोग दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। यानी दुर्ग पर हमें कुछ ऐसी चीजों का साक्ष्य मिला है जिसका प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। यानी एक वहां पर कुछ ऐसे चीजों को देखा गया है जो एक पब्लिक के रूप में यूज किया जाता था, पब्लिक प्लेस के रूप में यूज किया जाता था। तो यही यहाँ पर देखा गया है। इनमें एक माल गोदाम, एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटे से बने केवल निचले हिस्से, जबकि ऊपरी हिस्सा संभवतः लकड़ी से बनाई गई थी। यानी यहाँ पर एक माल गोदाम को देखा गया है जिसे निचला हिस्सा तो ईंट से बनाया गया है लेकिन जो उस माल गोदाम का ऊपर का हिस्सा है उसको लकड़ी से बनाया गया है। जो लकड़ी से बनाया गया हिस्सा है वो पहले ही नष्ट हो चुका है। तो आप बतलाइए यहाँ पर अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि दुर्ग पर कुछ ऐसी संरचनाओं का साक्ष्य मिला है जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो अब मिलाइए, यहाँ पर एक माल गोदाम मिला है। तो माल गोदाम क्या एक निजी काम के लिए प्रयोग किया जाता था? नहीं, ये एक सार्वजनिक काम के लिए प्रयोग किया जाता था। देन उसके बाद में विशाल स्नानागार, क्या जो विशाल स्नानागार मिला है क्या एक निजी आदमी इसका उपयोग करते होंगे? नहीं, एक सार्वजनिक उपयोग के लिए इसका सार्वजनिक उपयोग होता था। तो विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में 2 सीढ़ियां बनी थी। तो यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिले हैं जिसमें नीचे मतलब समाने के लिए, यानी विशाल स्नानागार में समाने के लिए 2 सीढ़ियां मिला है और एक तो है उत्तर की ओर से और एक है दक्षिण की ओर से। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था और इसके तीनों ओर से कक्ष बने हुए थे जिनमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाते थे और इसके उत्तर में एक गली के दूसरे ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे और एक गलियारे के दोनों ओर 4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नलियां गलियारों के साथ साथ बनने के एक नाले में मिलती थी।
इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं तथा इसके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। तो यही दिया गया है कि जो स्नानागार बना होता था, इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और इसमें अंदर समाने के लिए 2 सीढ़ियां का प्रयोग किया जाता था, जो एक उत्तर की तरफ बना होता था और एक दक्षिण की तरफ। तो अभी आपने क्या देखा है, एक दुर्ग के बारे में पढ़ा। तो दुर्ग में बेसिकली हम लोग यहाँ देखे कि यहाँ एक ऐसे संरचनाओं को साक्ष्य मिलते हैं जिसका प्रयोग सामान्यतः एक विशेष सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता है। यहाँ पर यानी जो भी साक्ष्य मिलता है उसका प्रयोग एक निजी उपयोग के लिए नहीं किया जाता था। यानी इसका उपयोग यहाँ पर जो भी मिला है इसका उपयोग एक सार्वजनिक प्रयोग के लिए जाता था। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं, ये है विशाल स्नानागार, ये है माल गोदाम और ये है महाविद्यालय। तो क्या अब आप लोग यहाँ बतलाइए, क्या ये निजी व्यक्ति इसका उपयोग करता है? महाविद्यालय का प्रयोग क्या निजी व्यक्ति करते हैं? नहीं, वहाँ तो सार्वजनिक प्लेस ना हो गया, वो पब्लिक प्लेस हो गया। यानी कि वहाँ पर सब लोग उसका उपयोग करते थे। और वहीं हम लोग निचले शहर के बारे में पढ़े तो उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा कि वो उसका एक निजी व्यक्ति उसका उपयोग करते थे। तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए, निचले शहर और दुर्ग में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि उस समय हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता क्या थी। यानी सामाजिक भिन्नता का मतलब हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से लोग उस समय धनिक थे, कौन लोग गरीब थे। तो बेसिकली उन लोगों के द्वारा पीछे छोड़े गए पूरा वस्तु, यानी उन चीज़ों से ही हम लोग अनुमान लगाएंगे कि उन लोगों के बीच उस समय क्या सामाजिक विभिन्नता थी। जैसे कि सावधान, हमें सावधान से भी पता चलता है कि किस तरह उस समय किस तरह के लोग थे और वो लोगों में क्या क्या सामाजिक विभिन्नता थी, वो लोग क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इससे भी हम लोग का बहुत कुछ मालूम होता है, क्योंकि सावधान में ऐसे हम लोग को कई चीज़ें मिले हैं जिसका अनुमान लगाते थे कि शायद इनका उपयोग वो लोग उस समय करते थे। पुरातात्विद यह जानने के लिए कि क्या किसी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक है सावधानों का अध्ययन, यानी जहाँ पर लोगों को दफनाया फूंका जाता था उसका अध्ययन करना। यानी यदि उस समाधान में यदि हमको कोई चीज़ मिलता है तो तब तो हम लोग यहाँ जान ना जाएंगे कि इसका उपयोग वो लोग करते होंगे, क्योंकि समाधान में तभी कोई चीज़ रखा जा सकता है जब उसका उपयोग वो करते होंगे। तो यही मतलब समाधान का अध्ययन करना। अध्ययन से भी हम लोग उस समय समाज के सामाजिक भिन्नताओं के बारे में हम लोग जान सकते हैं। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिड जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे उससे परिचित होंगे। इनमें से कई पिरामिड राजकीय सावधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट के एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या यह भिन्नता सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती थी?
यानी जो दफनाया फूका जाता था उसका भी तरीका कहीं कहीं अलग देखने को मिलता है। तो यही आपका एनसीईआरटी बुक दे रहा है कि जब ये तरीका अलग है तो क्या इससे हम लोग को सामाजिक भिन्नता के बारे में पता चलता है। कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। तो यहाँ पे कुछ कब्रों में मृतभांड और आभूषण मिले हैं। पुरुषों और महिलाओं दोनों के सावधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के तीन छल्लों जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनके से बना एक आभूषण मिला था। कहीं कहीं पर मृतकों के तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को का मृतक के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो यही दे रहा है कि कुछ कब्रों में मृतभांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करता है जिसका प्रयोग मरणोपरांत यानी मरने के बाद भी करते होंगे लोग। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में भी हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था वहाँ पर काफ़ी सामान मिला, जैसे वहाँ पर बकरी मिला, आभूषण मिला और सारे सामान मिला। तो इससे यहाँ अनुमान लगाया जा सकता है कि मरने के बाद भी शायद उन लोगों का मान्यता था कि शायद मरने के बाद भी इन चीज़ों का उपयोग करते होंगे। और एक बात और कि यहाँ पर दिया गया है कि जो भी वस्तुएं मिले उसमें बहुमूल्य वस्तुओं नहीं मिले, यानी उन लोगों का विश्वास बहुमूल्य वस्तुओं मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। जो भी वस्तुएं यहाँ पर मिले गए हैं वो उतना बहुमूल्य नहीं थे। विलासता की वस्तुओं की खोज। अच्छा, विलासता की वस्तु किसे कहते हैं, यानी किस वस्तु को विलासता कहते हैं। तो विलासता उसे कहते हैं जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत हो, जिसको बनाने में काफ़ी खर्चा लगता हो, जिसको बनाना उतना आसान नहीं हो, उसे ही विलासता कहते हैं। जो आसानी से उपलब्ध ना हो सके उसे विलासता कहते हैं। तो मान के चलिए जो चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं है, जिसको बनाने में अधिक खर्च लगता है, तो काफ़ी महंगी होगी। तो ऐसी वस्तुएं हमें काफ़ी कम ही दफनाए गए जगहों पर काफ़ी कम ही हम लोग को देखने में मिलता है। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक अन्य विधि एक ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन है जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत कहते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चकिया, मृदभांड तथा सुइया झावा आदि शामिल है। यानी एक वस्तु तो वो हो गया जिसको आसानी से आदमी बना सकता है और आसानी से वो चीज़ें उपलब्ध है जिसको, और उसको बनाने में उतने हमें पैसे भी नहीं चाहिए। तो वो तो है। तो उसमें कौन कौन है, तो उसमें रोजमर्रा के उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हो गया। और उसमें कौन हो गया, तो चकिया हो गया, मृदभांड हो गया, सुइया हो गया, झावा हो गया, ये सब हो गया। तो ये रोजमर्रा के उपयोग होने वाला वस्तु हो गया। और तो एक तो ये हो गया। और ये सर्वत्र पाई गई है, मतलब अभी जो हम आपको बतलाए जो चकिया, मृदभांड, सुइया, झावा, ये सभी जगह पर पाए गए हैं। और इसको बनाने में ना ही उतना कठिनाई होती थी और ना ही ये महंगे होते थे, तो ये तो आसानी से मिल जाते थे। देन पुरातत्वविदों ने उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं, यानी पुरातत्वविद उस वस्तु को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो
स्थानीय स्तर 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 पर उपलब्ध ना हो, यानी जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वो हम उस जगह पर हम लोग के पास उपलब्ध नहीं हो, वो महंगी हो और काफ़ी कीमती महंगी हो और वो उपलब्ध भी ना हो। तो पुरातात्विक उन वस्तुओं को अ, बहुमूल्य मानते हैं अथवा जटिल तकनीकों से बनाई गई हो। इस प्रकार फ्योन्स अथवा घिसी हुई रेत, बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ से मिश्रण को पकाकर बनाया गया पत्थर के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो अभी हम आपको पीछे बतलाए भी कि जो विलासिता की वस्तु है इसको विलासिता की वस्तु कहते हैं क्योंकि सबसे पहले तो ये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होता था। इसको इसको बनाने में काफ़ी इसको बनाना आसान नहीं होता था, ये काफ़ी कठिन काम था। देन इसके बाद में ये काफ़ी महंगा भी होता था। तो विलासिता की वस्तु इसे कहते हैं और इसका प्रयोग शायद सब लोग नहीं करते थे क्योंकि काफ़ी महंगे होते थे। और एक तो हो गया पर डे यूज के लिए चीज़ जो आसानी से जहाँ हम रहते हैं वहाँ उपलब्ध होता था और उसको और वहाँ और वो महंगे भी नहीं थे और उसको बनाना भी उतना कठिन नहीं था। तो एक तो वो हो गया। स्थिति तब जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया, फ्योन्स जैसे दुर्लभ से बनी मिलती है। क्या हम इन्हें वर्गीकरण या उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? तो यहाँ पर दे रहा है कि स्थिति तब जटिल हो जाती है, यानी मुश्किल तब आ जाती है जब रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया और फ्यांस जैसे दुर्लभ पदार्थ है, ये फ्यांस से मिले बने होते हैं तब ये दुर्लभ हो जाती है। तब हम लोग को ये मतलब मुश्किल आ जाती है जो मतलब जो रोजमर्रा के प्रयोग किए जाने वाले वस्तु है वो मतलब फ्योन से बनी मिलती है। तो तब हमें मुश्किल आने लगती है कि अब हम कैसे पता करें कि कौन रोजमर्रा के प्रयोग के लिए वस्तु है और कौन अ, बहुमूल्य वस्तु है, क्योंकि फ्योन से भी तो ये भी मिलने लगा। तो ये हम उस समय हम लोग को काफ़ी मुश्किल आती है वर्गीकरण करने में। यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बने दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में केंद्रित थे और छोटी वस्तुओं में बिरले ही मिलते थे। उदाहरण के लिए फ्योन से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसा छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। नहीं, सोना और दुर्लभ संभवतः आज की तरह कीमती अथवा हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुए हैं। तो यही दे रहा है कि जो भी बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो हड़प्पा और या मोहनजोदड़ो स्थलों से मिला है, यानी वो बड़ी शहरों से मिला है। और कलिबंगन जैसे छोटी स्थलों से जो रोजमर्रा के चीज़ें हैं वो मिले हैं। तो आज भी हम लोग को यहाँ देखने की मिलता है कि जो काफ़ी महंगे चीज़ें होती है और वो बड़े बड़े शहरों में ही मिलती हैं, लेकिन जब हम गाँव में आते हैं तो वो चीज़ें हमको कम दिखाई पड़ती हैं। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। तो अब हम लोग देखेंगे कि शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी हम लोग को किस प्रकार होती है और कहाँ कहाँ पर शिल्प का उत्पादन किया जाता था और कौन कौन से लोग करते थे। मानचित्र एक में
चंद्रहुदड़ो को चिन्हित कीजिए। यहाँ एक यहाँ मोहनजोदाड़ो यानी जो मोहनजोदाड़ो का जो मतलब एरिया है वो 125 हेक्टेयर की तुलना में यहाँ एक बहुत छोटी बस्ती है। यानी यही दे रहा है कि चंद्र मानचित्र 1 में चंद्रहुदड़ो को चिन्हित कीजिए जो मोहनजोदड़ो की तुलना में काफ़ी छोटी है। यानी जहाँ मोहनजोदड़ो की एरिया 125 हेक्टेयर है वहीं चंद्रहुदड़ो 7 हेक्टेयर में सीमित है। तो वहीं दे रहा है कि चंद्रहुदड़ो को चिन्हित कीजिए जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। यानी जो चंद्रहुदड़ो है वहाँ पर शिल्प का ही बेसिकली उत्पादन किया जाता था और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाती है। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित है। यानी शिल्प काम जो शिल्प बेसिकली शिल्प कार्य है इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, तो इसमें हो गया मनके बनाना। अब मनके बनाना में आपको यहाँ समझना है कि मनके का मतलब क्या हुआ। मनके का मतलब हुआ बेसिकली हम लोग माला को ही मनके कहा जाता है, तो मनके बनाना यानी माला बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर का निर्माण करना। मुहर हम लोग अभी ऊपर पढ़े थे, आपको बतलाए थे, तो वैसा ही मुहर का निर्माण करना। बाट बनाना, बाट का मतलब क्या हुआ यानी तौलने वाले। आज हम लोग तौलने के लिए हम लोग आज केजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस वक्त बाट का प्रयोग किया जाता था जिस पर कुछ नहीं लिखा होता था, वो बिल्कुल सादा होता था। तो उसी वहीं दे रहा है कि बाट सम्मिलित था। तो ये सब शिल्प के कार्य हो गया। यानी शिल्प में कौन कौन से कार्य किया जाता था, तो मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मुहर का निर्माण करना, बाट बनाना, और ये सब कार्य सम्मिलित था। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। अब जैसे एक मनका बनाना है यानी एक माला बनाना है, उसमें कौन कौन से सामान लगता है तो उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कॉर्निलियन पत्थर, और जो कॉर्निलियन पत्थर होता था ये सुंदर लाल रंग का होता था। ये आपको याद रखना है यहाँ पे काफी, क्योंकि कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जो मनके बनाया जाता था उसमें कौन कौन सा चीज का प्रयोग किया जाता था, तो एक यहाँ पर दिया गया है कॉर्निलियन पत्थर। तो जो कॉर्निलियन पत्थर होता था ये सुंदर और लाल रंग का होता था। जैस्फिर और स्फटिक और क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर, ये सब पत्थर दिया गया है। एक कॉर्निलियन पत्थर दिया गया है जो सुंदर लाल रंग का होता है, और उसके बाद में जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेल खड़ी जैसे पत्थर। और जो ये सेल खड़ी पत्थर देख रहे हैं ये काफी मुलायम होता है। तो ये पूछा भी गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सेल खड़ी कौन सा पत्थर मुलायम होता था, तो सेल खड़ी जो पत्थर है ये काफी मुलायम होता है। तांबा, कांसा, सोने जैसे धातुएं तथा शंख, फ्योंस और पकी मिट्टी, ये सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। तो ये आपको याद रखना है कि मनके बनाने में कौन कौन से चीज का प्रयोग होता था। तो सबसे पहले पत्थर, और पत्थर में भी कई प्रकार हो गया, जैसे कॉर्निलियन पत्थर जो सुंदर लाल रंग का होता था, उसके बाद में जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सिलखड़ी, तो ये पत्थर के प्रकार हो गया। उसके बाद में तांबा, कांसा, सोने, शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी, इन सारी चीजों का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। कुछ मनके दो या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार तथा खंडित। तो ये देख रहे हैं, ये है मनके, इसी को मनके बोला जाता है। और यहाँ पे एक औजार दिया गया है। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ा चंद्रहुदड़ो को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लोकेशन के बारे में भी ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लोकेशन से पूछे जाते हैं सवाल। तो चंद्रहुदड़ो को देखेंगे कि उसकी स्थिति कहाँ पे है।
ये देख रहे हैं आप लोग, ये है चंद्रहुद्रो। इस एरिया को देख रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण स्थल को बारे में हम आप लोग को बतला दे रहे हैं। सबसे पहले ये आप लोग देख रहे हैं मोहनजोदाड़ो, देख रहे हैं एरिया मोहनजोदाड़ो, ये हो गया। और ये हो गया हड़प्पा सभ्यता, देख रहे हैं यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, ये हड़प्पा सभ्यता। और कालीबंगन यहाँ पे हो गया, कालीबंगन यहाँ पर हो गया। और राखीगढ़ ही यहाँ पे हो गया। और उसके बाद में धौलीवीरा, यहाँ पे गुजरात में हो गया धौलीवीरा। तो ये कुछ बेसिक स्थल है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मनके बनाने की तकनीकें में प्रयुक्त पदार्थों के अनुसार भिन्नताएं थी। जैसे सिलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है और पर वे आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सिलखड़ी चून के लेप से सांचे के ढाल कर तैयार किए किए जाते थे और इसे ठोस पत्थरों से बनाने वाले केवल ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकार के मनके बनाए जाते थे। जो ये सिलखड़ी होता था ये काफी मुलायम होता था और इसको जैसा चाहे वैसा हम लोग इससे मनके बना सकते थे। और इसके विपरीत जो दूसरा पत्थर था उससे हम लोग जैसा चाहे वैसा नहीं बना सकते थे, क्योंकि ये काफी मुलायम होता था। ज्यामितीय आकार के जी यानी जैसा चाहे वैसा इससे बना सकते थे, इससे आसानी से काम हो जाता था। सिलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातात्विदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातात्विदों द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कॉर्निलियन कॉर्निलियन लाल रंग का पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनके को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिकृषित आंकड़ों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी तरह बनी होती थी। चंद्रहुद्रो, लोथल और हाल में ही धौलीवीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। यदि आप मानचित्र एक को में नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित हैं। और यहाँ शंख से बने वस्तुओं जिनमें चूड़िया, करछिया तथा पच्चीकारी का वस्तुएं शामिल हैं। निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यहाँ भी संभव है कि चंद्रहुद्रो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े केंद्रों तक ले जाया जाता था।
उत्पादन केंद्रों की पहचान। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे की जाती है? शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं। तो क्या ढूंढते हैं शिल्प उत्पादन को पहचान के लिए? पुरातात्विक क्या ढूंढते हैं? तो प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा, अयस्क जैसा कांचा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और त्याग दिया गया माल, कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इनके पत्थर के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार के वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़े को कार्य स्थल पर ही छोड़ दिया जाता था और ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। तो यही दे रहा है कि उत्पादन केंद्रों का पहचान कैसे किया जाता था। हम लोग कैसे यहाँ पता लगा सकते हैं कि उस समय कौन सी जगह पर उत्पादन होता था। तो उसके उत्पादन के लिए हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को ढूंढते थे, जैसे मान के चलिए आपको मान के चलिए आज कहीं उत्पादन केंद्रों की पहचान करना है, तो कैसे आप पहचान करेंगे? यदि आपको वहाँ पर जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, यदि वहाँ पर कुछ उसका कूड़ा करकट मिलता है तो यह उस संकेत की ओर निर्देश करता है, जिससे हम लोग यहाँ पता लगा सकते हैं कि शायद यहाँ पर इस चीज़ का उत्पादन होता होगा। क्योंकि केवल उस वहाँ चीज़ तभी वहाँ पर उपलब्ध हो सकता है जब उसका वहाँ पे उत्पादन होता होगा।